मैं मुकुंद आप सबका स्वागत करता हूं हमारे PSRM स्टडी चैनल में। आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th के हिस्ट्री से नेशनलिज्म इन इंडिया। ओके, देखिए नेशनलिज्म का मतलब क्या होता है। हम लोगों ने नेशनलिज्म इन यूरोप चैप्टर को जब डील किया था तो हम लोगों ने ये समझा कि नेशनलिज्म एक ऐसा आइडिया है जो कलेक्टिव आइडेंटिटी को फोकस करता है, जो इंटीग्रिटी यूनिटी को फोकस करता है। एक पर्टिकुलर एक ज्योग्राफिकल एरिया में रहने वाले सभी लोगों के बीच में एक कॉमन लॉयल्टी होती है उस जगह के प्रति। ठीक है, दे हैव द फीलिंग ऑफ शेयर्ड कल्चर, दे हैव द फीलिंग ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी। वहाँ के लोग अपने इंडिविजुअल आइडेंटिटी के ऊपर अपने कलेक्टिव आइडेंटिटी को प्रेफर करते हैं। वहाँ के लोग उस ज्योग्राफिकल एरिया के प्रति लॉयल होते हैं। वहाँ के लोग उस ज्योग्राफिकल एरिया के लिए अपने सबसे सुप्रीम सेक्रीफाइस के लिए वो रेडी होते हैं। ठीक है ना, उनके बीच में एक कॉमननेस की फीलिंग होती है। उस जगह के प्रति जो उनके इमोशन है, सेंटिमेंट्स है, वही नेशनलिज्म कहलाता है। ठीक है ना। सो बेसिकली हम लोगों ने क्या देखा था कि नेशनलिज्म इज एन आइडिया दैट promotes integrity and unity among people living in a geographical area. The people have common sense of collectivity. The people have aspiration for, the people have common goal, the people have common aspiration. The people are ready to make the biggest sacrifice for sake of the place they are living in. ठीक है ना, जिस जगह पे वे रहते हैं वहाँ के लिए वो अपने सबसे बड़े चीज़ को सेक्रीफाइस करने को वो रेडी है। तो क्या देखा हम लोगों ने कि नेशनलिज्म एक भावना है, एक आइडिया है। ठीक है ना। फिर हम लोग देखते हैं कि हम लोगों ने यूरोप का एग्जाम्पल लिया है कि नेशनलिज्म का जो आइडिया है यूरोप में कैसे इमर्ज हुआ है। तो वहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि यूरोप में नेशनलिज्म का सेंस ये थोड़ा इम्पीरियलिस्टिक अप्रोच के साथ आता है। यूरोप में क्या था कि दूसरे कंट्री पे अटैक करना है, अपना कल्चर अपना लैंग्वेज उनके ऊपर फोर्स करना है, कॉलोनी को बढ़ाना है। कॉलोनाइजेशन यूरोपियन नेशनलिज्म में आपको कॉलोनाइजेशन दिखाई देता है। जबकि हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडियन नेशनलिज्म में क्या है, एंटी कॉलोनियल सेंटीमेंट है। भारत के लोगों के लिए क्या था कि जो कॉलोनियल रूल है, ब्रिटिश रूल है, उसको इंडिया से बाहर करना है। ठीक है ना, इंडिया से बाहर करने के लिए ब्रिटिश रूल को इंडिया के सभी लोग यूनाइट हुए, इंडिया के प्रति वो लॉयल हुए। उससे पहले इंडिया में डिफरेंस था, लेकिन इंडिया के लोग यूनाइट होते हैं किस लिए, ब्रिटिश गवर्नमेंट को इंडिया से बाहर करने के लिए। तो उनके बीच हम कह सकते हैं कि एंटी ब्रिटिश सेंटीमेंट ही इंडिया में नेशनलिस्ट सेंटीमेंट था, या एंटी कॉलोनियल सेंटीमेंट इंडिया में नेशनलिस्ट सेंटीमेंट होता है। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग टॉपिक देखते हुए चलते हैं कि इंडिया में जो नेशनलिज्म इमर्ज हुआ है उसमें द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का क्या रोल है। तो द टॉपिक इज द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होता है 1914 में। ठीक है, तो इंडिया में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होगा, ब्रिटेन उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। वॉर में खर्चे होते हैं, वॉर में आर्मी चाहिए। तो इंडिया से क्या किया गया, लोगों को फोर्सफुली रिक्रूट किया गया ब्रिटेन की तरफ से वॉर में लड़ने के लिए। ठीक है, उसका रिजल्ट क्या होगा कि जो फिजिकली फिट मैन फोर्स है, ठीक है, जो हेल्दी जो जवान लोग हैं, उनको तो वॉर में भेज दिया गया। वही लोग इंडिया में खेती करते, इंडस्ट्री में काम करते। तो क्या हुआ कि खेती में, इंडस्ट्री में वर्क फोर्स कम हो गया, जिसका रिजल्ट क्या हुआ कि प्रोडक्शन डाउन होगा। साथ ही साथ देखिए, वॉर के खर्चों को मैच करने के लिए, वॉर के खर्चे को एडजस्ट करने के लिए क्या किया गया, इंडिया में टैक्स बढ़ा दिया गया। ट्रेडर्स के ऊपर टैक्स बढ़ाए गए, किसानों के ऊपर टैक्स बढ़ा दिए गए। ठीक है, रिजल्ट क्या होता है कि जो इंक्रीज टैक्स है उससे क्या होगा, प्रोडक्शन कम हो रहा है तो सप्लाई भी कम होगी, तो फूड के दाम बढ़ गए, किसानों के ऊपर रेंट ज़्यादा हो गए। तो इन सब से क्या हुआ कि जो इंडियन जो लोग थे उनकी कंडीशन काफ़ी ज़्यादा मिजरेबल हो गई। द इंडियन पीपल हैड टू फेस एक्सट्रीम हार्डशिप ड्यू टू द ऑपरेसिव पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। ठीक है, द ब्रिटिश गवर्नमेंट इंक्रीज टैक्स टू मैच द एक्सपेंसेज इन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ओके, वॉर के बाद देखते हैं, तो वॉर के बाद इंडिया को हैवी इंडस्ट्रियल लॉस होगा। ठीक है ना, गवर्नमेंट ने इनके ऊपर टैक्स भी बढ़ा दिया है, इंडस्ट्रीज का प्रोडक्शन भी डाउन है क्योंकि वहाँ फिजिकली फिट वर्कर्स नहीं है।
उसके बाद इंडिया के सामने फूड शॉर्टेज है, फूड क्राइसिस है, ठीक है। और उसी टाइम पे देखते हैं तो बहुत सारी बीमारियां भी फैली हुई हैं, एपिडेमिक्स लाइक इन्फ्लुएंजा हिट इंडिया। तो इन सब का असर क्या हुआ, इंडियन लोगों की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई है, ठीक है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने इंडियन लोगों की कंडीशन को काफ़ी ज़्यादा ख़राब कर दिया है। और ऊपर से क्या है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट की पॉलिसी इस सिचुएशन को और ज़्यादा बैड टू वर्स कर रही है, बदतर कर रही है, ठीक है। ओके, हम लोग ये देखते हैं कि इसी सिचुएशन में 1914 में वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ है और 1915 में महात्मा गांधी इंडिया आते हैं, ठीक है। ईयर आप लोग याद रखेंगे, महात्मा गांधी इंडिया कब आते हैं, 1915 में। तो महात्मा गांधी जो देखिए, महात्मा गांधी ने साउथ अफ्रीका में जो सिस्टम था, जो कलर डिस्क्रिमिनेशन का सिस्टम था, इंडियन लोगों के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, उसके अगेंस्ट साउथ अफ्रीका में महात्मा गांधी ने एक पॉपुलर स्ट्रगल किया था। सो महात्मा गांधी वाज अ वेरी पॉपुलर नेम इन साउथ अफ्रीका। बट जब वो इंडिया आते हैं 1915 में, तो महात्मा गांधी के इंडिया आने के बाद इंडिया की पॉलिटिकल कंडीशन कैसे चेंज होती है, इंडियन लोगों के लाइफ में क्या चेंज आते हैं, वो हम लोग देखते हुए चलते हैं, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं गांधी जी के द आइडिया ऑफ सत्याग्रह एंड इट्स एप्लीकेशन, ठीक है। सत्याग्रह का आइडिया क्या था और गांधी जी ने इसका प्रयोग कैसे किया है भारत में। देखिए, सत्याग्रह का मतलब क्या होता है, सत्याग्रह एक ऐसा आइडिया है जिसमें सत्य और अहिंसा, ट्रूथ और नॉन वायलेंस को फोकस किया जाता है। ये आइडिया जोर देता है इस बात पे कि अगर आपका लक्ष्य सही है, अगर आप सही चीज़ के लिए विरोध कर रहे हैं, तो बिना वायलेंस के भी अपने लक्ष्य को अचीव किया जा सकता है। द आइडिया ऑफ सत्याग्रह इज एन आइडिया ऑफ प्रोटेस्ट बेस्ड अपॉन ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, ठीक है। सत्याग्रह इज एन आइडिया ऑफ प्रोटेस्ट बेस्ड अपॉन ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। इट बिलीव्स दैट इफ द ऑब्जेक्टिव इज राइट इट कैन बी अचीव्ड पीसफुली थ्रू नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट, ठीक है। अगर सही चीज़ के लिए आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो बिना वायलेंस के भी अपने ऑब्जेक्टिव को आप अचीव कर सकते हैं। देखिए, सत्याग्रह को लेके कंफ्यूज मत होइएगा। गांधी जी के जो भी मूवमेंट्स होते हैं, आगे चल के गांधी जी के जो भी मूवमेंट हम लोग देखेंगे, चाहे वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हो, चाहे वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हो, चाहे वो क्विट इंडिया मूवमेंट हो, गांधी जी के सारे मूवमेंट सत्याग्रह मूवमेंट होंगे, ठीक है। गांधी जी ने किसी भी मूवमेंट में वायलेंस को सपोर्ट नहीं किया है। तो गांधी जी का जो आइडिया है वो सत्याग्रह का आइडिया है। गांधी जी के जो भी मूवमेंट होंगे वो सत्याग्रह मूवमेंट ही होंगे, ठीक है। हमें सत्याग्रह के आइडिया को समझते हुए चलते हैं कि सत्याग्रह का आइडिया एक ऐसा आइडिया है जो एडवोकेट करता है पीसफुल प्रोटेस्ट को, जो एडवोकेट करता है ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस को। सो द आइडिया ऑफ सत्याग्रह एडवोकेट्स द पीसफुल प्रोटेस्ट, एडवोकेट्स द मेथड ऑफ ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, ठीक है ना। तो गांधी जी का जो भी मूवमेंट होगा वो सत्याग्रह मूवमेंट होगा। हम लोग बात करते हैं कि गांधी जी ने इनिशियली सत्याग्रह को कैसे अप्लाई किया है इंडिया में। तो सबसे पहले गांधी जी ने अपने सत्याग्रह के आइडिया को अप्लाई किया है चंपारण में, चंपारण बिहार में, जहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट किसानों को फोर्स कर रही थी इंडिगो प्लांटेशन के लिए, ठीक है। किसानों के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन था इंडिगो प्लांटेशन के लिए। आपको पता है कि इंडिगो का डिमांड यूरोपियन मार्केट में काफ़ी ज़्यादा था, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इंडिगो का काफ़ी यूज हो रहा था, ठीक है। सो इंडिगो इंडिया में प्रोड्यूस करने के लिए किसानों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर था। तो गांधी जी ने उन किसानों के सपोर्ट में 1916 में चंपारण में पहला सत्याग्रह अपना लॉन्च किया। गांधी जी ने अपने सत्याग्रह के आइडिया को पहली बार कहाँ पे एक्सपेरिमेंट किया है, चंपारण में। देखिए, इस चैप्टर से में जो भी प्लेस के नाम आएंगे वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि 10th के एग्ज़ाम में मैप में हिस्ट्री से जो आपके प्लेस लोकेट करने के लिए आते हैं वो इसी चैप्टर से आएंगे। तो हम लोग सारे जो भी प्लेस यूज करेंगे उसको मैप पे लोकेट करते हुए चलेंगे। तो आप मैप पे देख सकते हैं कि चंपारण कहाँ पे है, ठीक है। गांधी जी का जो इंडिगो प्लांटेशन है 1916 में सबसे पहली बार जो सत्याग्रह हुआ है वो चंपारण में हुआ है, ओके। चंपारण को मैप पे आप लोग देख रहे हैं। अब देखते हैं 1917 में गांधी जी ने गुजरात के खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ के किसान प्रोटेस्ट कर रहे थे, वहाँ पे फसल ख़राब हुई थी और किसानों के ऊपर बर्डन था टैक्स को पे करने के लिए, ठीक है। तो
टैक्सेस, जो अनफेयर टैक्सेशन था, जो टैक्स बर्डन था, उसके अगेंस्ट वहाँ के किसान प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो गांधी जी ने उनके प्रोटेस्ट को सपोर्ट किया। ठीक है, सो गांधी जी का दूसरा सत्याग्रह हम लोग देखते हैं खेड़ा, गुजरात में। खेड़ा आप लोग मैप पे लोकेट कर सकते हैं, खेड़ा का लोकेशन आप मैप पे देख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं गांधी जी का जो तीसरा सत्याग्रह है वो अहमदाबाद में होता है। अहमदाबाद के टेक्सटाइल मिल के वर्कर्स स्ट्राइक पे थे और गांधी जी ने उनके स्ट्राइक को सपोर्ट किया था। तो गांधी जी के 3 कंसेक्यूटिव सत्याग्रह आप ईयर वाइज देख सकते हैं। 1960 चंपारण में इंडिगो प्लांटेशन के अगेंस्ट किया था। 1917 में खेड़ा, गुजरात में किया इन्होंने अगेंस्ट अनफेयर टैक्सेशन सिस्टम। और 1918 में अहमदाबाद में गांधी जी ने सत्याग्रह किया है। किसके सपोर्ट में? तो अहमदाबाद के टेक्सटाइल मिल के वर्कर्स हैं, उनके सपोर्ट में गांधी जी ने सत्याग्रह किया है। तो हम लोग सत्याग्रह के आइडिया को समझते हैं और गांधी जी के सत्याग्रह के जो एप्लीकेशन है उसको भी समझ रहे हैं। अब हम लोग आते हैं रॉलेट एक्ट पे। ठीक है, रॉलेट एक्ट को देखते हुए चलते हैं हम लोग। ओके, तो सत्याग्रह मूवमेंट के बाद हम लोग देखते हैं रॉलेट एक्ट को। ठीक है, रॉलेट एक्ट ना एक ऐसा कानून था जिसमें पुलिस को इनॉर्मस पावर दिया गया था। ठीक है, द रॉलेट एक्ट वाज पास्ड इन 1919। ओके, इट वाज पास्ड थ्रू इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली इन स्पाइट ऑफ अपोजिशन ऑफ इंडियन लीडर्स। ठीक है, ये ब्रिटेन का जो लेजिस्लेटिव असेंबली था वहाँ से पास हुआ था। इंडियन लीडर्स ने इसको अपोज किया। इंडियन लीडर्स के अपोजिशन के बाद भी रॉलेट एक्ट को पास किया गया। ठीक है ना, रॉलेट एक्ट में क्या था कि जो पुलिस है उनको बहुत ज़्यादा पावर दिया गया। पुलिस बिना किसी वारंट के किसी भी इंडियन को अरेस्ट कर सकती थी। ठीक है, साथ ही साथ पुलिस किसी भी प्रिजनर को, किसी भी अरेस्टेड पर्सन को 2 साल तक प्रिजन में रख सकती थी। देखिए, इसका जो मेन इंटेंशन था वो इंडिया के लोगों में जो नेशनलिज्म की भावना इमर्ज हो रही थी, जो इंडियन लोग जो पॉलिटिकल एक्टिविटी में शामिल हो रहे थे, तो इंडियन लोगों के पॉलिटिकल एक्टिविटी को सप्रेस करने के लिए ये एक्ट लाया गया, ताकि इंडियन लोगों को डरा के, इंडियन लोगों को फोर्स सिचुएशन में उनके पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को क्या किया जा सके, रिप्रेस किया जा सके। ठीक है ना, हम देखते हैं कि इसके क्या प्रोविजन थे। 1 कैन बी अरेस्टेड विदाउट वारंट एंड बी केप्ट इन प्रिजन फॉर 2 years। सो गांधी जी डिसाइडेड टू अपोज दिस लॉ। ठीक है, गांधी जी ने इस लॉ को अपोज करने का डिसीजन लिया और 6 अप्रैल 1999 को डिक्लेयर किया गया इंडिया में सत्याग्रह डे। इस दिन पूरे देश में लोगों ने फास्ट रखा। ठीक है, पीपल केप्ट फास्ट ऑन दिस डे टू एक्सप्रेस देयर अपोजिशन अगेंस्ट रॉलेट एक्ट। ओके, it was the first nationwide agitation by Gandhi ji which marks the formation of non-cooperation movement। पहली बार गांधी जी ने पूरे नेशन वाइड कोई मूवमेंट किया था। ठीक है, गांधी जी का आंदोलन, पूरे देश में गांधी जी के आंदोलन का असर दिखा और यही आगे चल के नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का भी फाउंडेशन बनता है। देखिए, उसके बाद क्या होता है, 6 अप्रैल को हम लोग देख रहे हैं कि पूरे देश में सत्याग्रह डे मनाया गया है। 10 अप्रैल को अमृतसर में क्या होता है कि लोगों के पीसफुल प्रोटेस्ट पे पुलिस ना लाठी चार्ज करती है। ठीक है, इससे क्या होते हैं, जो एजिटेटेड लोग होते हैं वो गवर्नमेंट की बिल्डिंग हो गए, स्कूल हो गए, पोस्ट ऑफिस हो गए, बैंक्स हो गए, वहाँ पे अटैक करना लोगों ने शुरू किया और लोगों के इस एजिटेशन को सप्रेस करने के लिए पुलिस ने पावर यूज किया और पूरे शहर में कर्फ्यू लगा दी गई। ठीक है, 10 अप्रैल, आप ये डेट देखते हुए चलिए कि 10 अप्रैल को वहाँ पे कर्फ्यू इम्पोज हुआ है और 3 दिन बाद 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग अमृतसर में एक हिस्टोरिकल मैसेकर होता है जो इंडिया के हिस्ट्री में एक ब्लैक स्पॉट की तरह है। ठीक है ना, तो हम लोग यहाँ से बढ़ते हैं। 10 अप्रैल को हम लोग देख रहे हैं रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट में अमृतसर में कर्फ्यू इम्पोज किया गया है। ठीक है, और 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग में एक इंसिडेंट होता है जिसको हम लोग जानते हैं जलियांवाला बाग मैसेकर से। तो आइए देखते हैं कि जलियांवाला बाग मैसेकर क्या है। ओके, तो हम लोग देखते हैं जलियांवाला बाग मैसेकर। ठीक है ना, हम लोगों ने क्या देखा है पीछे कि 10 अप्रैल को अमृतसर में पीसफुल प्रोटेस्ट पे पुलिस लाठी चार्ज करती है। एजिटेटेड क्राउड क्या करती है, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पे अटैक करती है और उस एजिटेटेड क्राउड को डाउन करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, अमृतसर में कर्फ्यू इम्पोज कर देती है। ठीक है, 3 दिन बाद जलियांवाला बाग में, देखिए जलियांवाला बाग आप ना मैप पे देख सकते हैं। ठीक है, हम लोगों ने पहले भी कहा है कि जो भी प्लेस इस चैप्टर में आएंगे उसको लोकेट करना है मैप पे।
जलियांवाला बाग ना अमृतसर में जो गोल्डन टेम्पल है उसके एंट्रेंस पे है, ठीक है। बिल्कुल इनक्लोज ग्राउंड है। आप ये पिक्चर देख सकते हैं स्क्रीन पे जलियांवाला बाग का। और लाइफ में अगर आपको जब भी मौका लगे तो जलियांवाला बाग आप ज़रूर विजिट कीजिएगा। वहाँ विजिट करने के बाद आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि हम लोगों ने आज़ादी के लिए कितनी कीमत दी है, ठीक है। एक आप उस जगह पे जब होंगे तो आप एक अजीब सी फीलिंग आपके अंदर आएगी। आप महसूस कर सकते हैं कि हम जब इंडियन लोग जब अंग्रेज़ों के गुलाम थे तो हमारे ऊपर कितना ऑपरेशन हुआ है। आप उस ऑपरेशन को फील कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जलियांवाला बाग कहाँ पे लोकेटेड है? अमृतसर में, ठीक है ना। 13 अप्रैल को पंजाब में बैसाखी का फेस्टिवल होता है, ठीक है। क्रॉप फेस्टिवल है बैसाखी, काफ़ी धूमधाम से वहाँ सेलिब्रेट होता है। तो जलियांवाला बाग कैंपस में, ये एक इनक्लोज्ड कैंपस है। काफ़ी लोग उस मेले में, बैसाखी के मेले में पार्टिसिपेट करने के लिए इकट्ठे हुए थे और लोगों को वो लोग अवेयर नहीं थे कि अमृतसर में कर्फ्यू इम्पोज्ड है। साथ ही साथ जो रिप्रेसिव एक्शन गवर्नमेंट ने लिया है उसको अपोज करने के लिए भी कुछ लोग वहाँ पे इकट्ठे थे, ठीक है ना। जनरल डायर को, ठीक है, जब ये इन्फॉर्मेशन मिलती है, ब्रिटिश ऑफिसर है जनरल डायर, तो वो क्या करते हैं, वो वहाँ पे आता है और जो एग्जिट है सारे एग्जिट को ब्लॉक करके ओपन फायर का ऑर्डर देता है। इस ओपन फायर में सैकड़ों लोग मारे जाते हैं, बहुत सारे लोग घायल होते हैं, ठीक है। इसी इंसिडेंट को बोलते हैं जलियांवाला बाग मैसेकर। जलियांवाला बाग मैसेकर क्या था? ऑन 13 अप्रैल 1919 जनरल डायर ऑर्डर्ड एन ओपन फायर इन विच हंड्रेड्स ऑफ पीपल वर किल्ड, ठीक है। पूरे देश में इस घटना की निंदा हुई। खैर बाद में जनरल डायर को सरदार उधम सिंह ने गोली मार दिया था लंदन में जाके, ठीक है। सरदार उधम सिंह ने इस इंसिडेंट का बदला लिया और लंदन जाके कैक्सटन हॉल में जनरल डायर को शूट किया था, ठीक है। आपने सरदार उधम सिंह के बारे में भी पता करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग कि ये जो इंसिडेंट था जलियांवाला मैसेकर, इसकी पूरे देश में क्रिटिसाइज की गई, पूरे देश में इसकी निंदा की गई। इसके विरोध में लोगों ने क्या किया? लोग सड़कों पे आए, लोगों ने प्रोटेस्ट किया, हड़ताल किया, गवर्नमेंट बिल्डिंग पे अटैक किया। और आपको पता है कि लोगों के कोई भी प्रोटेस्ट हो तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उसको कैसे रिप्रेस किया है? फोर्सफुली रिप्रेस किया है। जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो सत्याग्रही थे, पुलिस क्या कर रही थी उनके साथ? उनको ह्यूमिलिएट कर रही थी। सत्याग्रहियों को पुलिस ने फोर्स किया घुटने के बल पे बैठने के लिए, उनको फोर्स किया कि वो ज़मीन पे नाक को रगड़े, जो पुलिस वाले हैं उनको सलाम करे। तो बहुत तरीके से जो सत्याग्रही थे उनको ह्यूमिलिएट किया जा रहा था। रविंद्रनाथ टैगोर ने जलियांवाला बाग इंसिडेंट के प्रोटेस्ट में रविंद्रनाथ टैगोर को जो नाइटहुड की जो टाइटल मिली थी, नाइटहुड का जो उपाधि मिला था, सर का टाइटल मिला था रविंद्रनाथ टैगोर को ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से, तो उन्होंने उस सर के टाइटल को, नाइटहुड को वापस कर दिया, ठीक है। गांधी जी ने जब देखा कि पूरे देश में प्रोटेस्ट बढ़ते जा रहे हैं, वायलेंस होता जा रहा है, तो बढ़ते वायलेंस को देख के गांधी जी ने अपने सत्याग्रह के मूवमेंट को क्या किया? विड्रॉ कर लिया। गांधी जी ने सत्याग्रह मूवमेंट को वापस ले लिया क्योंकि उन्हें लग रहा था कि देश में वायलेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो हम लोगों ने जलियांवाला बाग मैसेकर देखा। जलियांवाला बाग मैसेकर से ये हो रहा है कि पूरे इंडिया में ब्रिटिश गवर्नमेंट के प्रति लोगों का एंगर बढ़ता जा रहा है। अब हम लोग देखेंगे कि गांधी जी ने कैसे हिंदू और मुस्लिम को यूनाइट किया ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट। तो हम लोग ये टॉपिक देखते हुए चलते हैं। ओके, फिर हम लोग देखते हैं खिलाफत मूवमेंट को, ठीक है। देखिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ कि ब्रिटेन और टर्की ये दोनों अपोजिट अलायंस में है। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में टर्की हार जाता है, ब्रिटेन डिफीटेड टर्की, ठीक है ना। टर्की में ऑटोमन एम्पायर का रूल था। आप लोगों ने पढ़ा है ना पीछे, ग्रीक वॉर ऑफ रिवॉल्यूशन, नेशनलिज्म इन यूरोप में। तो हम लोग जानते हैं कि जो टर्की का एम्पायर है उसको क्या बोलते हैं? ऑटोमन एम्पायर, एंड इट वाज एन इस्लामिक एम्पायर, ठीक है ना। तो जो टर्की के रूलर हैं उसको कैलिफेट बोलते हैं, खलीफा बोलते हैं। और खलीफा इज सपोज टू बी द रिलीजियस हेड ऑफ ऑल द मुस्लिम इन द वर्ल्ड, ठीक है। दुनिया के जितने मुसलमान हैं उनके रिलीजियस हेड माने जाते हैं खलीफा। तो देखिए क्या होता है ना कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में टर्की की हार होती है तो इंडिया के जो मुस्लिम्स थे उनमें ये र्यूमर था कि ब्रिटेन टर्की के रूलर को इंसल्ट करेगा, ब्रिटेन टर्की के रूलर को फोर्स करेगा एग्रीमेंट के लिए, कॉम्प्रोमाइज़ के लिए, ठीक है। तो जो इंडियन मुस्लिम्स थे उनके जो रिलीजियस सेंटीमेंट थे वो थोड़े से हर्ट हुए। अब तक जो इंडियन मुस्लिम्स थे उनका जो
एटीट्यूड था वो गवर्नमेंट के लिए फेवरेबल था, ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए फेवरेबल एटीट्यूड था इंडियन मुस्लिम्स का। लेकिन टर्की के जो रूलर की डिफीट होती है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, तो उससे उनका रिलीजियस सेंटीमेंट तो हर्ट होता है, ठीक है। और इंडिया में देखिएगा आप, तो इंडिया में ना इस चीज़ को, ब्रिटिश गवर्नमेंट के पॉलिसी को, ब्रिटिश गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने के लिए जो इंडिया के एजुकेटेड मुस्लिम थे, उन्होंने एक कमेटी बनाई, खिलाफत कमेटी। खिलाफत का मतलब क्या होता है? अगेंस्ट, ठीक है ना। तो ब्रिटेन के अपोज में, ब्रिटेन को अपोज करने के लिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में टर्की के साथ जो कॉम्प्रोमाइज़ है उसके अगेंस्ट इंडिया के मुस्लिम में, ठीक है। आप देखिए, तो ब्रिटेन को अपोज करने के लिए इंडिया में एक खिलाफत कमेटी फॉर्म की गई, जिसके लीडर थे मौलाना आज़ाद, हकीम अजमल खान और हसरत मोहानी, ठीक है। मौलाना आज़ाद, हकीम अजमल खान और हसरत मोहानी के अंडर में एक खिलाफत कमेटी इंडिया में बनाई जाती है। महात्मा गांधी को लगा कि ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी है, एक मौका है कि ब्रिटेन के अगेंस्ट में, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में इंडिया के हिंदू और मुस्लिम को यूनाइट कर सकते हैं, ठीक है। तो गांधी जी ने डिसाइड किया कि वो खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट करेंगे, ठीक है। गांधी जी टुक इट एज एन अपॉर्चुनिटी टू यूनाइट इंडियन मुस्लिम एंड हिंदू अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट, सो ही डिसाइडेड टू सपोर्ट द खिलाफत मूवमेंट, ठीक है। 1920 के कलकत्ता के कांग्रेस सेशन में ये डिसाइड किया गया कि खिलाफत मूवमेंट को कांग्रेस सपोर्ट करेगी। और गांधी जी ने एक स्ट्रेटजी बनाई कि कैसे गवर्नमेंट के अगेंस्ट इंडिया के लोग रिएक्ट करेंगे, ठीक है। इसको हम लोग देखते हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के तौर पे। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में गांधी जी ने आइडिया दिया कि अगर इंडिया के लोग ब्रिटिश गवर्नमेंट को कोऑपरेट करना छोड़ दे तो ब्रिटिश गवर्नमेंट खुद ही इंडिया से बाहर चली जाएगी। गांधी जी की एक बुक है हिंद स्वराज। सो गांधी जी सजेस्टेड इन हिज बुक हिंद स्वराज दैट इफ द इंडियन पीपल स्टॉप कोऑपरेटिंग ब्रिटिश गवर्नमेंट, द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑटोमेटिकली लीव इंडिया विद इन 1 ईयर, ठीक है। तो गांधी जी ने लोगों को यहाँ पे आइडिया दिया कि वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को नॉन कोऑपरेट करे, किसी भी तरीके से ब्रिटिश गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं करे। जो टीचर हैं, स्टूडेंट हैं, जो इस ब्रिटिश स्कूल या कॉलेज में पढ़ रहे हैं, वो स्कूल का बॉयकॉट करेंगे, सिविल सर्विस का बॉयकॉट किया जाएगा, ठीक है। जो इंडियन ट्रेडर्स हैं वो फॉरेन गुड्स में डील नहीं करेंगे, इंडियन लोग स्वदेशी यूज करेंगे, इंडिया में जो मेड गुड्स है उसको यूज करेंगे, खादी के कपड़े को प्रमोट करेंगे, खादी के कपड़ों को यूज करेंगे, ठीक है। और गांधी जी का ये जो मूवमेंट है यही कहलाता है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में हम क्या देखते हैं कि इंडियन लोग इंडियन गुड्स का यूज कर रहे हैं, इंडियन लोग फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट कर रहे हैं, फॉरेन सर्विसेज को बॉयकॉट कर रहे हैं। लॉयर, टीचर, पुलिस, आर्मी, ये जो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में जॉब कर रहे थे उन्होंने अपने जॉब्स छोड़ दिए, स्टूडेंट्स ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिए, ठीक है। गांधी जी ने लोगों को मोटिवेट किया कि वो जो प्रोविंशियल इलेक्शन है उसको अपोज करें। और इसका रिजल्ट भी देखने को मिला कि जो इंडिया का जो फॉरेन ट्रेड था जो 102 करोड़ का था वो घट के 51 करोड़ का रह गया, ठीक है। इंडियन ट्रेडर्स ने ब्रिटिश गुड्स को डील करने से रिफ्यूज कर दिया। गांधी जी ने लोगों को इंस्पायर किया कि लोग सत्याग्रह करेंगे, ब्रिटिश गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं करेंगे, और अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट एजिटेशन करती है, अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट पावर यूज करती है तो पूरे देश भर में उसके अगेंस्ट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट यूज किया जाएगा, ठीक है। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में हम लोग क्या देख रहे हैं कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में ब्रिटिश टाइटल को लोग सरेंडर करेंगे, ब्रिटिश गुड्स को बॉयकॉट करेंगे, ब्रिटिश सर्विस को बॉयकॉट करेंगे, ठीक है। और इसका इम्पैक्ट हम लोगों ने क्या देखा है? इसका इम्पैक्ट हम लोगों ने ये देखा है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को इकोनॉमिक लॉस सफ़र करना पड़ा है। यहाँ पे जो 102 करोड़ का फॉरेन ट्रेड था ब्रिटेन के साथ वो डिक्रीज होके 51 करोड़ का रह गया है, ठीक है ना। हम लोग देखते हैं कि आज हम लोगों ने खिलाफत मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जलियांवाला बाग, रॉलेट एक्ट, ये सब डील किया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आज के टॉपिक को आपने काफ़ी अच्छे से समझा होगा, और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे नंबर पे अपने प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देंगे। थैंक्स, हैव अ नाइस